नमस्कार, आप सभी का मास्टर ऑफ सोशल वर्क के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे ह्यूमन राइट्स, इसका कंसेप्ट, इसका मीनिंग, ह्यूमन राइट्स के जो जनरेशन्स हैं उसके विषय में। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या इंडिया का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या अलग अलग राज्यों में जो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस हैं, उसके विषय में जानेंगे। इससे संबंधित जो कन्वेंशंस हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ जो रैंकिंग वगैरह है उसके विषय में समझेंगे। तो आज का आपका यह वीडियो जो है, ये जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस हैं उसमें यूजफुल हो सकता है, यूजीसी नेट में, या इससे रिलेटेड जो भी पीजी लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम कुणाल है और मैंने BHU वाराणसी से मास्टर ऑफ सोशल वर्क में अपनी डिग्री प्राप्त की है और अभी वर्तमान में मैं एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ह्यूमन राइट्स होता क्या है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स आर फंडामेंटल entitlement and the protection that belong to every person regardless of their gender, age or nationality, simply because they are human beings. These rights are considered inherent, meaning that are not granted by any government or authority but are part of our basic humanity. अब इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन राइट ऐसा बेसिक नीड है जो हर इंसान को जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि फ्रीडम ऑफ थॉट। अब मैं क्या सोचूंगा, मैं कैसे सोचूंगा, ये सरकार तय नहीं कर सकती है। ये नेचर ने मुझे गिफ्ट किया है, हमें ब्रेन दिया है, हम उस हिसाब से सोच सकते हैं, हम उस हिसाब से जी सकते हैं। जैसे कि राइट टू लाइफ, वो तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि जेंडर के आधार पे, एज के आधार पे, नेशनलिटी के आधार पे हरास नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी दूसरे देश का आदमी हूँ इसलिए बिना किसी क्राइम के, बिना किसी अथॉरिटी के किसी का जो है जान लिया जाए, किसी को मार दिया जाए, किसी को हरास किया जाए। तो इन सब से वो प्रोटेक्शन की बात करता है ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। मतलब कि एक इंसान को जीने के लिए जो भी ज़रूरी अधिकार हैं वो उसे मिले। जैसे कि आप समाज में देखते हैं कि महिला और पुरुष यानी कि जेंडर के आधार पे भेदभाव हो रहा है कि अगर जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी एक ही काम महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं तो महिलाओं को कम वेतन देना, कम मानदेय देना, पुरुषों को ज़्यादा देना। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि जेंडर के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कलर के आधार पे। जैसे कि काला और गोरा, कि गोरा इंसान है इसलिए उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो अलग अलग इशूज़ हैं उनको सॉल्व करने का, और सबको जो है सारे इंसान, सारे इंडिविजुअल जो है इक्वल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और फ्री हैं, इसको इंश्योर करने के लिए ह्यूमन राइट्स बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं कि ह्यूमन राइट्स की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो इंग्लैंड का मैग्ना कार्टा है, वहाँ से जो स्टेट वर्सेस उसके जो नागरिक हैं उनके बीच में जो अधिकारों का जो झगड़ा चल रहा था। तो इस कहानी को बस ऐसे समझिए कि इंग्लैंड के जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेट थे। तो उनसे वहाँ की राजा और जनता के बीच में मौलिक अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लिए एक लड़ाई छिड़ गई। अंत में राजा को झुकना पड़ा और उन्होंने लिखित में जनता को आश्वासन दिया, डिक्लेयर किया कि कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मैं, कुछ अधिकार मैं जनता को सौंपता हूँ, जिसे आज हम इंग्लिश मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। और यहीं से इस कहानी शुरू हुई, सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की, और वही धीरे धीरे डेवलप होते होते
अलग अलग यूरोप के अलग अलग देशों में। फिर बीच में अमेरिका आज़ाद हुआ, तो अमेरिका जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय वहाँ की जो सरकार बनी उसने अपने जनता के साथ कुछ आश्वासन दिया कि मैं कुछ अधिकार आपको दूंगा। बाद में फ्रांस की जो क्रांति हुई तो नेपोलियन ने भी 3 चीज़ों पे बात की थी, तो जिसे नेपोलियन कोड कहा जाता है। तो वहाँ से ह्यूमन राइट्स शुरू होता है। इसके बाद आगे चल के जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ और उसमें दुनिया ने काफ़ी कुछ झेला। खासकर जो नाज़ी का कहर यूरोप के अलग अलग कंट्री और उसके सिटीजन बहुत ज़्यादा सफ़र किए। तो युद्ध के बाद दुनिया के सारे देश यूनाइटेड नेशन में 1948 में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की कि एक ऐसा सभी लोग एक घोषणा पत्र है, एक कोई लीगली बाउंड पेपर नहीं था, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, कोई ट्रीटी नहीं थी, कोई कन्वेंशन नहीं था, एक डिक्लेरेशन था, एक लाइन था जिस पे सभी को एग्री होना था। ठीक है, तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन में 10 नवंबर 1948 को दुनिया के अलग अलग सारे देश इकट्ठा हुए और इस बात पे एग्री हुए कि एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होना चाहिए जिसे सभी देश माने। ये कोई लीगल, फिर यहाँ ध्यान देने वाले थे, ये लीगल पेपर नहीं था, लेकिन इसे जो इसको सभी लोग प्रायोरिटी देंगे और इस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो आगे चल के ये जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स था एक तरह से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ की तरह काम करने लगा। एक रेखा खींच दी गई कि सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका ओवरव्यू आप समझिए कि इसमें 30 आर्टिकल हैं, 30 आर्टिकल हैं जो अलग अलग ह्यूमन राइट्स सेगमेंट की बात करता है कि ह्यूमन राइट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें जैसे कि बेसिक राइट्स से लेके उनके फंडामेंटल फ्रीडम तक की बात की जाती है और इसको यूनिवर्सली एप्लीकेबल और एक्सेप्टेबल बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि रेस, रिलीजन, नेशनलिटी, जेंडर, एज के बियॉन्ड जाके सभी को एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाए और उनको इक्वल राइट मिले, उनको जीवन सम्मानपूर्वक जिसे जीवन जीने का अधिकार कहा जाता है वो मिले। इसके लिए जो है मतलब अलग अलग लेवल पे काफ़ी प्रयास किया गया। ठीक है, और तब जाके सारे देश एग्री हुए और इसमें 30 जो है आर्टिकल हैं, जो 30 आर्टिकल जो हैं जिसमें सभी देश एग्री करते हैं। तो मैंने जैसे बात किया था कि इसकी शुरुआत, इसका बेसिक जो कंसेप्ट था, जो फ्रांस की क्रांति हुई, तो फ्रांस की क्रांति से वहाँ पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात की गई, तो वो एक आधार बना और उसी के आधार पे जिसे कोड नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे 30 आर्टिकल बने जो डिस्प्ले में आपको दिख रहे होंगे, जिसमें पहला आर्टिकल है इक्वालिटी, दूसरा है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे करके आप 30 यहाँ पे देख रहे होंगे, जिसमें एजुकेशन है, पार्टिसिपेशन इन कल्चरल लाइफ है। जो 30 नंबर है फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और पर्सनल इंटरफेरेंस। तो इस प्रकार के 30 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए, जिसमें प्राइवेसी है, फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट है, फेयर पब्लिक हियरिंग है। ठीक है, तो असाइलम है, नेशनलिटी है, प्रॉपर्टी है, फ्रीडम ऑफ बिलीफ है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो जो जूइश लोग थे उनको जो है नाजी लोग मार रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके रिलीजन और बिलीफ के आधार पे। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है कि अगर तुम, जैसे कि आप कम्युनिस्ट कंट्री में देखिएगा कि अगर आप एक सर्टेन विचार है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल है, उसी को मानना पड़ेगा। अगर उसको आप नहीं मानते हैं तो आपको टॉर्चर किया जाएगा। तो ये 30 जो है डिक्लेरेशन है, जिसको जो है 1948 में मतलब एक्सेप्ट किया गया। उसके बाद इसी क्रम में आगे चल के एक कमीशन बना। ठीक है,
जिस कमीशन को पहले जो है यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बोला जाता था, ठीक है, इसी के जगह पे एक नया कमीशन 2006 में बना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, और इसका नाम है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो कमीशन हो गया काउंसिल, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसके 2 एम हैं। पहला एम है प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अराउंड द ग्लोब, यानी पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उन्हें प्रमोट करना है। और दूसरा काम है इसका टू इन्वेस्टिगेट ह्यूमन राइट्स के जो भी वायलेशंस हो रहे हैं, जैसे कि अभी इजराइल का वार चल रहा है और बाकी सारी चीज़ें, यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है, तो उसमें जो है इसका वायलेशन ना हो उसको देखता है। तो इसमें क्या है कि इसके फीचर क्या है कि इसमें 47 मेंबर होते हैं पूरी दुनिया से, और पूरी दुनिया को 5 भागों में, 5 रीजन में बांटा गया है इसके लिए, जिसमें जो यूरोप है उसे 2 भागों में बांट दिया गया है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, एक अफ्रीका, एक एशिया पैसिफिक और एक लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं उनको मिला के, यानी 5 ग्रुप हो गए पूरी दुनिया के, ठीक है। अब 5 ग्रुप में 47 कंट्री जो है इसके सदस्य बन सकते हैं एक समय में, ठीक है, इस काउंसिल के मेंबर बन सकते हैं। इसका जो है अब इसका कैसे चुनाव होता है, तो इसके वोटिंग के आधार पे इसका चयन होता है। तो इसके मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा कि किसी भी कंट्री को कम से कम 191 में 96 जो है वोट्स मिलने चाहिए दूसरी मतलब कंट्री के, ठीक है। इसका इलेक्शन होता है और उसी के आधार पे ये चुना जाता है। अब इसमें क्या है कि एक बार अगर कोई जीत रहा है तो 3 साल के लिए मेंबर रहेगा, 3 साल के लिए मेंबर रहेगा और लगातार 2 बार मेंबर रह सकता है, तीसरा बार वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रह सकता है। इसमें ध्यान देने वाली इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है कि रसिया को अभी जो है, रसिया इसका मेंबर था, ठीक है, इस काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का, उसको जो है यूक्रेन वार के कारण, जो यूक्रेन और रसिया में वार चल रहा है उस कारण से इसको जो है सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। और इस वोटिंग प्रोसेस में इंडिया ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो ये पहले, और ये जो बना काउंसिल, ये किसको रिप्लेस किया, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स, इसी को रिप्लेस करके ये नया काउंसिल बना है जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स के मामलों को देखता है। और ये जो है इसके साथ एक सेपरेट बॉडी और है यूनाइटेड नेशन में, जिसको ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ फॉर ह्यूमन राइट्स बोला जाता है, उसके साथ मिलके क्लोजली वर्क करता है, ठीक है। और इसमें जो 5 रीजन हैं, जिसमें अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के पास 13 सीट हैं, ठीक है, लैटिन अमेरिका और जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं उनके पास 8 सीटें हैं, वेस्टर्न यूरोप के पास जो है 7 सीटें और ईस्टर्न यूरोप के पास 6 सीटें, मतलब कि इसी में इनका इलेक्शन होते रहता है, ठीक है। एक कंट्री 3 साल के लिए इलेक्शन जीत के रह सकता है मेंबर, लगातार 2 बार मेंबर रह सकता है, तीसरा बार 2 बार के बाद तीसरा बार एलिजिबल नहीं रहेगा वो कंट्री, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि द 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स के भी जनरेशन है, अलग अलग समय पे इसका जनरेशन चेंज होता है। तो सबसे पहले जो है ह्यूमन राइट्स का जो फर्स्ट जनरेशन जिसको माना जाता है उसे कहते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब इसमें आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पर इसमें 3 कलर हैं, ठीक है, तीनों कलर जो है चीज़ों को बताता है और एक कलर भी इससे कोडेड है, मतलब इससे भी सवाल आता है कि पहला आप इसको ऐसे समझिएगा, जो पहला जो हमारा फर्स्ट जनरेशन राइट जिसको माना जाता है, जिसे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स बोला जाता है, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, यानी एक जगह इकट्ठा होना, इन सब सारी चीज़ों को, ठीक है, माना जाता है। तो इसके लिए जो है एक कन्वेंशन भी जो है अलग से ये किया गया, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है ना, ICCPR, ठीक है, ये मल्टीलेटरल ट्रीटी है, दुनिया के अलग अलग देशों ने मिलकर जो है इस पर साइन किया है, जिसमें क्या तय किया गया कि जो है कमिट नेशन टू रिस्पेक्ट द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, यानी जो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं उसको रिस्पेक्ट करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, किसका, उनके जो सिटीजन हैं, अब इंडिविजुअल्स माने उस कंट्री के जो सिटीजन हैं
उनको ये करेंगे, जिसमें क्या इंक्लूड है, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, मतलब एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, इलेक्टोरल राइट और राइट टू ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, मतलब कि जो उनका अगर कोई केस का प्रोसेस है उसका भी ट्रायल फेयर होगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो ये फर्स्ट जनरेशन है। ये जो है 18 से जो 18 टू 90 सेंचुरी के बीच का ये इसको फर्स्ट जनरेशन माना जाता है। अब देखिए ये जो है नीला झंडा, नीला झंडा मतलब कि यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन या तो वो जो है उसका झंडे का कलर क्या है, नीला, ठीक है। यानी कि इसे जो है ब्लू से इंडिकेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट जनरेशन था, जो फ्रांस में, अमेरिका वगैरह में जो क्रांति हुई, ठीक है, तो उस क्रांति से प्रभावित था, उसी से राइट निकल के आया था, ठीक है। इसमें लिबर्टी जो है फोकस था, ठीक है, लिबर्टी पे फोकस था। जो हम नेपोलियन का 3 जो फ्रांस की क्रांति में 3 चीज़ें आई थी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो ये लिबर्टी पर फोकस था और इसीलिए नीला रंग से जो है इसको ये मतलब दर्शाया जाता है। अब इसको सिलेक्टिव राइट भी बोलते हैं और नेगेटिव राइट भी। सिलेक्टिव राइट मतलब कि कुछ खास चीज़ों पे प्रमोट करता है, जैसे कि राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब चीज़ों को बहुत ही प्रमोट करता है। और नेगेटिव इसलिए बोलते हैं कि ये जो है स्टेट यानी कंट्री पे, देश पे, स्टेट के अथॉरिटी पे कुछ नेगेटिव राइट को इम्पोज करता है। मतलब कि जैसे कि उनको स्टेट को कहता है, उस स्टेट के अथॉरिटी को कहता है, यानी कि जो सरकारें हैं उनको कहता है कि आपको अपने नागरिकों को राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, ये सब देना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि स्टेट को क्या होता है, स्टेट के पास कुछ, स्टेट को चुप रहने के लिए बोला जाता है कि ये चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, इसलिए इसको नेगेटिव राइट के रूप में भी प्रमोट किया जाता है। दूसरा है लाल। अब लाल जो है इस सेकेंड जनरेशन है, यानी इनके बाद हुआ है। तो इसमें क्या है, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, इसे सेकेंड जनरेशन राइट बोला जाता है, जिसे रेड कलर से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, समझते हैं। ये क्या है, दीज इनकम्पास राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड वर्क, ठीक है। मतलब कि जो हमारे यहाँ जो स्टेट बाद में क्या हुआ, पहले शुरू में राइट मोनार्की था, मोनार्की ख़त्म होते जब मोनार्की से हम लोग डेमोक्रेसी में कन्वर्ट हो रहे थे, तो जो फंडामेंटल राइट्स था या ह्यूमन राइट्स था उसको दिया गया। वो फर्स्ट जनरेशन था। जब फर्स्ट जनरेशन में जब आप दे दिए अपने नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स, तब उनको क्या चाहिए, उनको वेलफेयर स्टेट चाहिए था। इसे आप इंग्लैंड में, यूरोप के बाकी कंट्री में, अमेरिका में कहीं भी देख सकते हैं। तो उस जो क्रांति था उसमें कहा गया कि सभी नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, काम का जो है अधिकार मिले और उससे संबंधित जो है लेजिस्लेचर वगैरह को जो है स्टेट जो है तैयार करे, ठीक है। सोशल लेजिस्लेशन वगैरह बनाए, कानून बनाए या उसके लिए वेलफेयर स्कीम बनाए, प्रोजेक्ट बनाए और उसको इम्पोज करे, ठीक है। ये इक्वलिटी से संबंधित था, ठीक है। इसीलिए इसको लाल से दर्शाया जाता है। इसे पॉजिटिव राइट कहा जाता है, वेलफेयर राइट या पॉजिटिव राइट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे स्टेट कुछ पॉजिटिव चीज़ नागरिकों को दे रहा है, उन्हें मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक जो है कन्वेंशन है, ठीक है, जिसे ICESCR, ठीक है। यानी कि इसको बस इतना ध्यान रखिए कि इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट पे एक कन्वेंशन है, ठीक है, जिसे जो है 1966 में किया गया था यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली के द्वारा, ठीक है। 16 दिसंबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा द्वारा, ठीक है, इसको जो है इस मल्टीलेटरल यानी दुनिया के कई देशों ने मिलकर इस ट्रीटी को स्वीकार किया था। तीसरा जो है, तीसरा जनरेशन का राइट है, अब सेकंड जनरेशन जो राइट है, इसे जो है मतलब कि 90 to 20 सेंचुरी के बीच का राइट कहा जाता है। और जो थर्ड जनरेशन राइट है, जिसे कलेक्टिव और सॉलिडेटरी राइट कहा जाता है, ये जो है किसी एक इंडिविजुअल, यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट या सेकंड में जिस राइट की बात किया जा रहा था वो इंडिविजुअल की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ पे जो राइट की बात हो रहा है वो ग्रुप की बात कर रहा है, कम्युनिटी की बात कर रहा है, मास लेवल की बात कर रहा है, ठीक है। जिसमें
और ये जो राइट है, ये दिस राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन या इन्वायरमेंटल राइट्स, तो ये देखिए ये ग्रीन कलर का है। ग्रीन कलर का क्यों है, इसे ये नेगेटिव राइट भी है पॉजिटिव राइट भी है, इसलिए कि ये जो हमारा थर्ड जनरेशन राइट है ये जो है इन्वायरमेंटल राइट है, पर्यावरण केंद्रित राइट है। इसमें जो है पर्यावरण को बचाने, क्योंकि अगर पर्यावरण रहेगा तभी देश, दुनिया, समाज रहेगा। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाने, ग्लोबल वार्मिंग और सारी चीज़ों से जो है, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह से बचाने के लिए ये सारा राइट पे ध्यान दिया गया था, जिसमें स्टॉकहोम में जो है 1972 ये सारा पॉइंट जो है उसके हिसाब से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्टॉकहोम में 1972 में जो है डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, हुआ था। जो है फर्स्ट यूनाइटेड नेशन द्वारा पहला जो है ग्लोबल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए पहला जो है इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसके बाद रियो में एक कार्यक्रम हुआ था, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है, जिसे रियो डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। और इसको जो है ये 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में, जिसे इसमें कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, या पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट बोलते हैं। आगे चल के इसी से फिर जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल जो है प्रोग्राम शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये थर्ड जनरेशन है, यानी फर्स्ट जनरेशन जो है नीला बत्ती, यूरोप का झंडा, ठीक है, जो इंडिविजुअल के मोनार्की से हम कहाँ पे आ रहे थे, डेमोक्रेसी में, ठीक है। तो मोनार्की जो सिस्टम था, राजा से हम लोकतंत्र में आ रहे थे, तो राजा से हम कुछ बेसिक अधिकार मांग रहे थे, ठीक है। राजा से अधिकार छीन के लोकतंत्र का स्थापना करके जो सत्ता बनाया हमने, उनसे कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, जो लेफ्टिस्ट कंट्री है या फिर बाकी कंट्री भी, तो उन्होंने जो है मास लेवल पे वेलफेयर की बात की, वेलफेयर स्टेट की बात की, ठीक है। और उसमें जो है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स पे फोकस किया गया। तीसरा जो है थर्ड जनरेशन, वो जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है, इसीलिए हरे में है, ठीक है। लाल क्रांति, हरा जो है पर्यावरण, और नीला वहाँ का झंडा है। 3 हो गया। अब एक चौथे जनरेशन की भी बात की जा रही है, जो कि है डिजिटल समाज पे, ठीक है, डिजिटल सोसाइटी पे। आज के समय में जो आपका फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सअप, एक्स यानी ट्विटर और ब्लॉग और लिंक्डइन और बाकी जितनी भी सोशल साइट्स हैं, अब क्या हो रहा है कि आज के समय में इंडिविजुअल के पास 2 सोसाइटी है। एक उसका एक्चुअल सोसाइटी, एक्चुअल दुनिया, दूसरा है वर्चुअल यानी डिजिटल दुनिया, डिजिटल सोसाइटी। आप वहाँ पे अपनी बातों को रख रहे हैं, वहाँ भी एक मूवमेंट हो रहा है, वहाँ भी डेमोक्रेटिक राइट और बाकी सारी चीज़ों की बात की जा रही है। सोचिए कि अगर सरकार आपके सोशल मीडिया हैंडल पे बैन लगा दे, आप वहाँ विचार नहीं रख सकते हैं, उसके विचार रखने के कारण आप पे गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सही बातों को रखने के कारण में, ठीक है। तो वो उस पर जो है इम्पोज करे, तो क्या आपका दुनिया कैसा हो जाएगा। तो यानी कि फोर्थ जो जनरेशन है वो डिजिटल, हमारा डिजिटल सोसाइटी पे है, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसमें कन्वेंशंस हैं। तो कन्वेंशन में क्या है कि पहला जो है कन्वेंशन है कि प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। इसको जेनोसाइड कन्वेंशन 1948 भी बोलते हैं। देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो फिर आपको ध्यान होगा कि जो इस लोग थे उन पे जो है नाजी लोग का जो अत्याचार था, उनको किस तरह से गैस चेम्बर में बंद कर दिया जाता था और मार डाला जाता था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मास लेवल, मास किलिंग को ही जेनोसाइड बोलते हैं, ठीक है। किसी खास कम्युनिटी को, एथनिक ग्रुप को जो टारगेट करके मास किलिंग करना जेनोसाइड है, आसान भाषा में, ठीक है। अब क्या है कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत हुआ था, तो उसी के कारण बाद में जो है दिखाया गया कि नहीं, इसको जो है रोकना बहुत जरूरी है। एक कन्वेंशन हुआ जिसको जो है प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड 1948 बोला जाता है, ठीक है। अब इस कन्वेंशन में जो है इंडिया भी इसको जो है साइन किया।
रेटिफाई किया। मतलब देखिए कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि दुनिया के अलग अलग देश यूनाइटेड नेशन में इकट्ठा होते हैं, किसी एक बिंदु पे किसी एक बात पे एग्री करते हैं और उस कन्वेंशन को साइन करते हैं, और फिर सभी लोग सभी कंट्री अपने अपने देश में उस बिंदु उस तथ्य से उस पॉइंट से संबंधित कानून बनाता है जो उनके देश के हिसाब से लोकलाइज्ड लॉ होता है। मतलब कि हो सकता है कि अमेरिका में थोड़ा सा डिफ़र करे, इंडिया का सिनारियो थोड़ा दूसरा है तो थोड़ा सा यहाँ, लेकिन सब्जेक्ट वही रहेगा। ठीक है, तो इंडिया ने भी क्या किया था कि इसको रेटिफाई किया था कि हम इसे एग्री करते हैं, लेकिन इस विषय पर आज तक कोई कानून नहीं बनाया गया है अभी तक। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी हाल में ही जो इजराइल और जो फ़िलिस्तीन का वार चल रहा है गजा पट्टी के साथ, ठीक है, गजा पट्टी के लिए जो है चल रहा है लड़ाई, तो उस लड़ाई में इजराइल के द्वारा जो अटैक किया गया है, जो काउंटर अटैक किया गया है, उस अटैक के ख़िलाफ़ जो है साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ख़िलाफ़ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसी जेनोसाइड कन्वेंशन के आधार पे उस पर मुकदमा किया है कि जल्दी इसका ट्रायल किया जाए, जिसमें उसके प्राइम मिनिस्टर जो है इजराइल के मिस्टर नेतन्याहू जी, उनको भी सम्मान वगैरह किया गया था, जिस पे काफ़ी बात हो। तो ये एक शायद क्वेश्चन आ सकता है, एक इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट है जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए। अब अगला हमारा कन्वेंशन है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। आप सभी को पता है कि रेस के आधार पर, ठीक है, अपर लोअर, ठीक है, या कलर के यूरोपियन और एशियन में कौन ज़्यादा सुपर है, पावरफुल है, ठीक है, रेस के आधार पे, या जो है वाइट और ब्लैक के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए एक जो है कन्वेंशन पे सभी देशों ने साइन किया था, जो 1965 यानी 1965 में इसको जो है एडॉप्ट किया गया था। और ये लागू कब हुआ था, ये जो है 1969 यानी 1969 में इसको लागू किया गया था। इसको इंडिया ने भी रेटिफाई किया है, ठीक है, 1967 में, ठीक है, और हमारे यहाँ से जो है साइन किया था, और फिर जाके जो है 1968 में यानी 1968 में इसको जो है हम लोगों ने मान लिया था, मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसी से संबंधित एक जो है मतलब डे है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि 21 मार्च को यानी 21 जून को योगा डे होता है, और 21 मार्च को जो है ये जो है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मनाया जाता है, यानी कि जो रेस के आधार पर भेदभाव ना हो इसके उन्मूलन के लिए एक डे मनाया जाता है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है CEDAW, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ जितने भी प्रकार से अत्याचार किए जाते हैं उसके उन्मूलन के लिए एक संधि किया गया, कन्वेंशन किया गया, जो किया गया 1979 में, 1979 में, और ये बार बार एग्जाम में आता है, पूछता है, ठीक है। इसको इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है, इसे कब एक्सेप्ट किया गया ये पूछ लेता है। तो ये, ठीक है, कन्वेंशन जो है अडॉप्ट किया गया। और उसके बाद क्या है कि आपका जो SDG गोल जो है 5 जो है, जो जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, इससे संबंधित है, ठीक है। अब इसमें ये क्या कहता है, ये कहता है कि एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट रिजल्ट इन फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ सच एक्ट्स, डिप्रिवेशन ऑफ लिबर्टी, ठीक है, एक्सेट्रा, एक्वायरिंग इन पब्लिक और ए प्राइवेट लाइफ, यानी कि किसी महिला के साथ उसके प्राइवेट जीवन, मतलब उसके घर के अंदर या घर के बाहर कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का शारीरिक, मानसिक किसी प्रकार से भेदभाव हो रहा है, ठीक है, या उसे धमकी, मतलब कैसे धमकी दे रहे हैं तो वो मानसिक हो रहा है, अगर उसके साथ शारीरिक हमला कर रहे हैं या मार पिटाई हो रहा है,
तो कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए कन्वेंशन किया गया है। और कन्वेंशन का मतलब पहले ही बता चुके हैं कि जब उस पर एक बार एग्रीमेंट बन गया तो सभी लोग अपने अपने देश में जाके उससे संबंधित कानून बनाएंगे। तो आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब देखिएगा, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है उसमें क्या है कि फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल 14 है, 15A है, 15(3) है, ठीक है। तो इन सब में जो है अलग अलग उसमें से इक्वालिटी की बात किया गया 14 में, ठीक है। जेंडर के आधार पे कोई बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वो 15A में बात किया गया, 15(1) में बात किया गया है, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है कि महिलाओं को उसे कुछ सुविधा मिले, जो 15(3) में है। इसके साथ जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है राज्य का, ठीक है, जिसे डायरेक्टिव DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसमें जो हमारा आर्टिकल 39D यानी 39D है, वो कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है, ठीक है। कि जैसे कि ये देखा जाता था कि महिला और पुरुष दोनों काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी संस्थाओं था या जो निजी क्षेत्र है, तो महिला को उसी काम के लिए कम पेमेंट मिलता था और पुरुष को ज़्यादा। तो अब उसी के लिए जो बनाया गया था वे एक्ट भी बन गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो कानूनी जुर्म है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपका 51A है, ठीक है, जो महिला की डिग्निटी यानी उसके सम्मान की रक्षा के लिए ये है करता है। उसके साथ साथ जो है अलग से कुछ कानून बनाए गए हैं जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होता है। तो घरेलू हिंसा के लिए 2005 में एक अधिनियम लाया गया, एक्ट लाया गया। उस एक्ट के हिसाब से अगर किसी महिला के साथ अगर किसी प्रकार का शारीरिक मानसिक जो है अत्याचार होता है तो वो जो है मुकदमा दायर कर सकती है और उसे जो है सरकार के द्वारा सेफ्टी इंश्योर कराया जाएगा। इसी के लिए जो है अलग से वन स्टॉप सेंटर और इस तरह के अलग अलग चीज़ों का जो है प्रबंध किया गया है। इसके साथ दहेज उत्पीड़न का काफ़ी मामला था, उसके लिए 1961 में जो है दहेज प्रथा के खिलाफ जो है एक कानून बनाया गया। इसके साथ साथ जो है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ठीक है। ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में केस हुआ था जिसको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान कहते हैं, ठीक है। उस मुकदमा में ये आया था कि महिलाओं के साथ उनके वर्किंग स्टेशन पे अगर किसी भी प्रकार का जो है अत्याचार होता है, ठीक है, तो उससे रोकथाम बचाव के लिए सरकार ने इस कानून को बनाया था, ठीक है। और उसमें जो उसका जो नियोक्ता है, ठीक है, उसको जो है लायबल बनाया जाएगा। इसके लिए जो है हर संस्थान में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, वहाँ पे अगर महिला काम कर रही है, 10 से अधिक महिला काम कर रही है, तो वहाँ पे एक ICC करके, ठीक है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनता है, ठीक है, जिसमें उस संस्था के लोग रहते हैं। एक बाहर से किसी NGO से एक मेंबर रहती है और एक कमेटी बनता है और ICC के माध्यम से उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको सुना जाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ जो है 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे, मतलब घरेलू और जो महिलाओं के साथ किसी प्रकार का हिंसा होता है उसके एलिमिनेशन यानी उसको उन्मूलन, उसको ख़त्म करने के लिए 25 नवंबर को एक डे यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया जाता है। इसके आगे आता है द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए एक कन्वेंशन बनाया गया था। इम्पोर्टेंट बात है कि अमेरिका इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है। अमेरिका इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं, वो साइन नहीं किया था। और ये कन्वेंशन आया था 1989 में, ठीक है। इसमें यूनाइटेड नेशन में जो बच्चों के जो अधिकार हैं, ठीक है, उनके पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ और कल्चरल राइट्स जो हैं बच्चों के, उनके प्रोटेक्शन के लिए बात की गई थी। इसके लिए एक लंबा चौड़ा सबसे ज़्यादा, क्योंकि चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा मसला है, सस्ता लेबर है, इसलिए लोग इसको प्रेफर करते हैं। हर इंडस्ट्री का एक डार्क पॉइंट है ये,
तो इसके लिए और ये बहुत बड़े पैमाने पे दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट में मामला था, सारे महाद्वीपों में इस तरह की दिक्कतें थी, तो इसके लिए कन्वेंशन बनाया गया। ठीक है, जिस कन्वेंशन को 89 में बनाया गया और जो है 20 बार के रेटिफिकेशन से ये जो है 90 में लागू हुआ। इंडिया ने भी इसको साइन किया है। ठीक है, साइन करने के बाद इंडिया में भी इससे संबंधित कानून बनाए गए हैं, जिसमें राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, यानी उस बच्चों के प्रति जो है, और इसमें डिफिनीशन जो है 0 से 18 वर्ष तक है। ठीक है, 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे अगर काम करते हैं तो उसको चाइल्ड लेबर माना जाएगा। इंडिया इस बात से अभी फुली एग्री नहीं करता है, इसीलिए यहाँ पे जो है 14 वर्ष तक के बच्चे को चाइल्ड माना जाता है। ठीक है, इसके लिए जो है अलग अलग कानून बनाए गए हैं, जिसमें पहला एक सेक्सुअल ऑफेंस जो 2012 में बना था, उससे पहले 2006 में जो है हमारा चाइल्ड मैरिज एक्ट बना था। ठीक है, जिसमें चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए बात की गई है, जिसमें लड़कियों का एज 18 और लड़कों का एज 21 साल है। इसके साथ साथ राइट टू एजुकेशन आपको पता है 2009 में आया था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें 6 से 14 साल के जनरल बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन की बात की जाती है, और अगर वो दिव्यांग है तो 18 साल तक उनके फ्री एजुकेशन की बात की जाती है। इसके अलावा एक कमीशन भी है। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अगर चाइल्ड राइट्स से कोई भी शिकायत है आपको, इससे संबंधित अगर कोई संबंधित कोई मामला है, कोई कंप्लेन है जहाँ कहीं चाइल्ड राइट का वायलेशन हो रहा है, तो आप इस कमीशन को कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे आइए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है, जो दिव्यांग लोग हमारे, ठीक है, डिसेबल पर्सन है, उनके लिए बनाया गया था 2006 में। 2006 में एक कन्वेंशन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर को 2006 में। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो हमारे डिसेबल पर्सन हैं उनके साथ भी बहुत सारा भेदभाव होता है, बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ता है, तो अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर पाए, उनको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको पर्याप्त साधन संसाधन मिले, उसके लिए जो है इस कन्वेंशन को लाया गया था। इस कन्वेंशन को इंडिया ने भी साइन किया है 2007 में। ठीक है, और इस कन्वेंशन के लिए 2016 में एक एक्ट बनाया गया है, जिसे द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट को जो है पहले से जो हमारे देश में 1995 का जो एक्ट था, उसको मतलब बदलते हुए एक नया, उसको रिप्लेस करते हुए एक नया एक्ट लाया गया। पहले के एक्ट में जो है डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया कम 7 था, जिसको बढ़ा के 21 कर दिया गया। यानी पहले 7 प्रकार के दिव्यांग होते थे हमारे देश में, अब 21 प्रकार के दिव्यांग माने जाएंगे। ठीक है, 21 प्रकार के दिव्यांग माने जाते हैं। उसका अलग अलग, जिसमें मानसिक रोग से संबंधित भी कुछ कैटेगरी को शामिल किया गया है। ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही जो है पहले 3% रिजर्वेशन था जॉब में और हायर एजुकेशन में, जिसे बढ़ाकर 3 से 4% जॉब में कर दिया गया। नहीं, 4% जॉब में और 5% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दिव्यांगों के लिए कोटा कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ 6 से 18 वर्ष यानी जनरल बच्चे, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन है हमारे देश में, उनका अधिकार है, लेकिन दिव्यांग बच्चे में ये जो है 18 वर्ष के लिए लागू होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है दिव्यांग लोगों के लिए कुछ और भी एक्ट है। एक्ट जो है ये काफ़ी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है 1992, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है 2006 में ही जब ये कन्वेंशन साइन हो रहा था, तो उस समय हमारे देश में एक नेशनल पॉलिसी भी बनाया गया था दिव्यांगों को लेकर। इसके साथ अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, तो रैंकिंग देख लीजिए। तो रैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट रैंकिंग है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग, जो 23-24 का है। इस रैंकिंग में इसको जारी कौन करता है, तो UNDP करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और अभी हमारा रैंक क्या है, तो हमारा रैंक पिछले रैंक से इम्प्रूव हुआ है। इम्प्रूव होने के साथ हमारा रैंक अभी है 134। ठीक है, 193 कंट्री में हमारा रैंक है 134। ये जो है हमारा अभी इसमें रैंक है।
जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में हमारा रैंक है 2022 में हमारा रैंक 108, पहले था 122। ठीक है। इसके साथ साथ वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, इसको जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन फ्रेमवर्क जो है, नेटवर्क जो है लागू करता है। इसमें 126 रैंक है हमारा। इसके साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स रैंक है जो अभी हम 111 नंबर पे हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 नंबर पे हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2023 में हम जो है, जिसे वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट करता है, उसे 79 नंबर पे हैं। ये रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप लोग कृपया ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे देश में जो ह्यूमन राइट्स के लिए जो कमीशन है, तो सबसे बड़ा जो कमीशन है जिसे कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, NHRC। NHRC हमारे देश में ह्यूमन राइट्स के लिए सुप्रीम बॉडी है। सुप्रीम बॉडी इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है जस्टिस के मामले में, लेकिन ये जो स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ठीक है, एकदम इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है, और इसके वायलेशंस वगैरह के मैटर को देखता है, उस संबंधित मामलों को सुनता है और इसके लिए रिकमेंडेशन वगैरह भी देता है। तो इसका जो स्थापना है वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो है 1993 में जो एक्ट आया था हमारे देश में बनाया गया था, उसके आधार पे किया गया था। और ये एक्ट लाने का कारण था पेरिस प्रिंसिपल जो 1991 में हुआ था, जिसमें दुनिया के सभी देशों ने मिलकर एक इंटरनेशनल वर्कशॉप किया था और कहा था कि जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ से अब इसमें क्या होता है कि इसका कंपोजिशन यानी बनावट कैसा है, तो इसमें एक चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन कौन हो सकता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज, पहले सिर्फ चीफ जस्टिस ही होते थे इसके अध्यक्ष, जो रिटायर्ड होते थे, लेकिन बाद में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। अब जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एक पॉइंट आता है, इस पर ध्यान रखिएगा कि जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हैं वो हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है 5 सदस्य होते हैं। एक जो है सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, दूसरा किसी भी राज्य के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। इसके अलावा 3 जो है जिसे ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के मामलों में बहुत काम किया है, वैसे 3 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जा सकता है, जिसमें 3 में एक महिला होनी अनिवार्य है। इसके अलावा 7 डीम्ड मेंबर हैं। ठीक है। तो डीम्ड मेंबर में जो है अलग अलग जो कमीशन है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो इसके मेंबर डीम्ड मेंबर होते हैं, जिसमें कौन कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, या जो अल्पसंख्यक आयोग है, या फिर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का राष्ट्रीय आयोग है, या फिर बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, और राष्ट्रीय महिला आयोग है, और जो चीफ कमिश्नर हैं, ठीक है, दिव्यांगों के, ये सभी लोग जो है इसके सदस्य होते हैं। इनका नियुक्ति कैसा यानी अपॉइंटमेंट कैसा होता है, तो अपॉइंटमेंट भारत सरकार में महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर आधारित होता है। यानी कि एक कमेटी रिकमेंड करती है, जिसको रिकमेंड करती है उसको राष्ट्रपति जो है नियुक्त कर देते हैं। जिसमें इस कमेटी में कौन लोग होते हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा होते हैं। ठीक है। इतने सारे लोग मिल के जो है इसको अपना सर्वसम्मति से अपॉइंट करते हैं। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्षों के लिए या उनके 70 वर्ष पूरे होने तक
उनके चेयरमैन और मेंबर, अध्यक्ष और सदस्यों के लिए सेम है कि इनका कार्यकाल हर मतलब 3 साल के लिए होता है या फिर 70 साल। अगर मान लीजिए कोई वैसी व्यक्ति 68 साल का है यानी 68 ईयर का है तो वो 2 साल तक इसमें काम करेगा, उसके बाद स्वतः वो रिटायर्ड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा इनको हटाया कैसे जा सकता है, तो भारत सरकार अगर ये प्रूव हो जाता है कि उनका मिसबिहेवियर या इनकैपेबल है, ये प्रूव हो जाता है, तो भारत सरकार जो है राष्ट्रपति महोदय जो है, ठीक है, भारत सरकार मतलब राष्ट्रपति महोदय या महोदया जो है वो सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद उनके रिकमेंडेशन के बाद हटा सकते हैं। इसका ग्राउंड स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इनका पावर क्या है, तो देखिए सिविल ये जो है ना, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है ये सिविल कोर्ट के समान इसके पास पावर है। और ये जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो होता है उसी के हिसाब से ये जो है ये काम करता है। ये सम्मन जारी कर सकते हैं, इंक्वायरी बैठा सकते हैं, ठीक है, सबूतों को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर कहीं पे मिसयूज हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, सू मोटो जारी कर सकते हैं किसी भी एजेंसी को, पुलिस को और सैनिक बल को, सेना को, ठीक है, और उनको सुन सकते हैं। खासकर जहाँ पे जो इंसर्जेंसी यानी उग्रवाद या माओवाद या नक्सलवाद या टेररिज्म का एरिया है, वहाँ पे जो है जो आर्म फोर्सेज हैं उनसे जो है ह्यूमन राइट वायलेशन होने का ख़तरा रहता है, तो उस पर ये ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है ये जितने भी मैंने बताया था वहाँ पे डिम्ड मेंबर, इनके चेयरमैन का नाम दिया हुआ है। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सेम जो है जैसा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसी प्रकार से हर स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। ठीक है, जिससे सेम उसी प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट जो था उसी एक्ट के माध्यम से इसका गठन किया गया है। इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चरल चेंज होता है, उसमें जो है चेयरमैन और 5 मेंबर होते थे, इसमें चेयरमैन और 4 मेंबर होते हैं यानी, ठीक है, इसमें चेयरमैन जो है चीफ जस्टिस और जज हो सकते हैं हाई कोर्ट के। ठीक है, इसके अलावा जो 4 सदस्य हैं, 4 सदस्य में एक हाई कोर्ट के जज होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होंगे और 2 जो है इस फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर करेंगे। ठीक है, यानी राज्य के राज्यपाल करेंगे। किसके रिकमेंडेशन पे, मुख्यमंत्री, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है, उसके बाद वहाँ के जो गृह मंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष, इन 4 लोगों के रिकमेंडेशन पे करेंगे। हटा कौन सकते हैं, हटा गवर्नर नहीं सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी मतलब जो है राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसके अध्यक्ष को या सदस्य को राज्य के राज्यपाल हटा नहीं सकते हैं। हटाने का पावर सिर्फ जो है राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति भी उसी आधार पर हटाएंगे जिस आधार पे जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, नहीं सुप्रीम कोर्ट को ग्रांड बनाकर। सबसे पहला जो है राज्य मानवाधिकार आयोग जो है स्थापित करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और सबसे नया जो है राज्य मानवाधिकार आयोग जो है भी तेलंगाना में स्थापित हुआ है, जो 2019 में हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा और इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।